फरवरी 2007 पेंसिल्वेनिया यूनाइटेड स्टेट एक शांत और इज्जतदार राज्य, पुरानी हिस्ट्री से भरा हुआ, छोटे छोटे शांत चेहरों से मजबूत कम्युनिटी वाला। यहाँ पर आए दो सपने लेकर वेंकटेश प्रसाद व्यास और अपनी बेबी चंचुलता पुन्नूरू इंडिया से निकले थे, अरमानों के साथ, उम्मीदों भरो दिल के साथ में। अमेरिका पहुंच के एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और जैसे जैसे एक नए मौके, दोनों को यार्डली नाम के एक शांत कस्बे में बसने का फैसला किया। पेंसिल्वेनिया एक सुकून भरा कोना, जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम करने लगे और खुश थे, मेहनती थे, साथ मिलकर एक अच्छे भविष्य की नींव रख रहे थे। उनका अपार्टमेंट एक ऐसी बिल्डिंग में था जहां बहुत से इंडियन परिवार रहते थे। पड़ोसियों से दोस्ती हुई, साथ खाना खाते, बातें करते और एक जैसा माहौल बना जो उनकी घर की याद दिलाता था। फिर आई खुशी की वह घड़ी जिसका सबको इंतज़ार था। 2 जनवरी व्यास फैमिली में एक बेटी का जन्म हुआ। उसका नाम रखा सानवी। सानवी पहली संतान थी, घर की रोशनी। सानवी की बड़ी बड़ी जिज्ञासु वाली आंखें थी, मुलायम काले बाल थे, एक मुस्कान जो देखने वालों का दिल पिघला दे। उसने घर में एक नई किस्म की खुशी भर दी, एक ऐसी खुशी जो हर दिन को खास बना देती थी। दूर आंध्र प्रदेश के पारक्कसम जिले के एक गांव में शिवा प्रसाद के माँ बाप खुशी से भर गए। उन्होंने अपनी पोती को देखा नहीं था, पर वो उस दिन का इंतज़ार कर रहे थे जब उसे अपनी गोद में उठाएंगे, उस पर प्यार लुटाएंगे। समुद्र पार से दुआएं और आशीर्वाद भेजते रहे। वो सपना देखते थे उस दिन का जब वो पहली बार छोटी सी सानवी से मिलेंगे, परिवार की पहली पोती और एक नया अध्याय। जैसे ही विजिटर वीज़ा मिला सानवी की नानी को, सत्यवती खुशी से पेंसिल्वेनिया आ गईं। जुलाई 2012 में सत्यवती के आते ही वेंकाटा और चंचुलता की ज़िंदगी आसान हो गई। नानी घर में स्वादिष्ट खाना बना देती थी, सानवी को प्यार से ख्याल रखती थी। उनके रहते ही परिवार चंचुलता का जन्मदिन भी खूब मनाया। बिल्डिंग के पड़ोसियों को भी शामिल किया गया। घर में रौनक थी। बाद में सत्यवती के पति इंडिया वापस चले गए, पर वो रुकी नहीं। जनवरी 2013 में वापस जाने का प्लान था, पर उससे पहले सब कुछ बदल गया। सोमवार 22 अक्टूबर 2012 शाम को वेंकाटा और चंचुलता काम से घर लौटे। कुछ अजीब लगा। वो खुशी, वो बच्ची की किलकारियाँ कहीं नहीं थी। घर में सन्नाटा था। अंदर गए तो देखा 61 साल की सत्यवती रसोई की फर्श पे पड़ी थी। भागकर पास गए। जो डर था वही सच निकला। सत्यवती नहीं रहीं। उनके गले पर चाकू के निशान थे। साड़ी खून में भीगी हुई थी और औरत जिसने इस बच्ची की देखभाल के लिए थी, अब वह फर्श पे निर्जीव पड़ी हुई थी। वेंकाटा ने किसी तरह से खुद को संभाला, इमरजेंसी सर्विसेज को फ़ोन किया, पुलिस को बताया और फिर दोनों घर के कोने कोने में भागने लगे। सानवी सानवी पर सानवी कहीं नहीं थी। बच्ची गायब थी। एक तरफ माँ की लाश, दूसरी तरफ बच्ची का कोई निशान नहीं। पूरी दुनिया एक पल में टूट गई। पुलिस तुरंत पहुंची। ऑफिसर की नज़र एक नोट पर पड़ी। रैंसम लेटर था। उसमें लिखा था, शिवा, तुम्हारी बेटी को उठा लिया गया है। अगर पुलिस के पास गए तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अगर किसी को बताया, उसके शरीर के हिस्से घर के आसपास मिलेंगे। हम हर वक्त तुम पर नज़र रखे हुए हैं। तुम्हारी हर कॉल, तुम्हारा हर मैसेज देखा जा रहा है। अगर बेटी जिंदा चाहिए, वही करो जो हम कहते हैं। आज रात 42 लाख रुपए चाहिए। अपनी बीबी लाडा को एक शांत जगह लेकर आओ और तुम्हारे पास दिखे बेटी को मिलेगी। यह मजाक नहीं है। तुम्हें चुनना होगा, बेटी या 5 महीने की कमाई। आज शाम 8 बजे तक लाडा अकेले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने आए, 42 लाख रुपए नकद लेकर। हमारा आदमी मिल लेगा और कॉल करके बताएंगे कि बेटी कहाँ है। कोई चालाकी की तो मौत के जिम्मेदार तुम होगे। 8 बजे सार्व, कोई बहाना नहीं, कोई देरी नहीं। याद रखो, बेटी सुबह से भूखी है। नोट पढ़कर वेंकाटा और चंचुलता के पांव तले जमीन खिसक गई। सानवी कहाँ है? ठीक है, किडनैपर्स उसे खाना दे रहे हैं। उसका ख्याल रखा है कि नहीं रखा है? पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली। घर के अलग अलग कोनों में 10 और ऐसे नोट्स छुपे मिले। यही डरावने मैसेज हर जगह। तुरंत प्लान बना। प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर तैनात हो गए। चंचुलता पार्किंग में 42 लाख रुपए नकद लेकर इंतजार करने लगी। रात 8 बजे
कोई नहीं आया। 9 बजे कोई नहीं आया। 10 भी बज गए और फिर भी कोई नहीं आया। किडनैपर्स या तो डर गया था या उसने प्लान बदल लिया था। उसी रात पुलिस टीम और वॉलंटियर्स आसपास के इलाकों में सानवी को ढूंढने निकल गए। हर नियर बाय अपार्टमेंट का दरवाज़ा खटखटाया गया। बिल्डिंग के लोग बाहर आए। जो हो सके मदद करने के लिए इलाके में रहने वाले इंडियन प्रोफेसर्स ने खाना बनाकर उस टूटे हुए परिवार के पास भी भेजा। किसी तरह उनका दर्द कम करने की कोशिश। बिल्डिंग का एक शख्स रघुनंदन यंदामूरी, जो फैमिली का दोस्त था, बहुत आगे आया। उसने अपने ऑफिस के प्रिंटर से 200 से ज़्यादा मिसिंग चाइल्ड पोस्टर्स बनाए और पूरे इलाके में बांटे। और रोता भी था, घबराया हुआ भी दिख रहा था, परिवार के साथ खड़ा था, पर कोई नहीं जानता था यही आदमी असल में क्या था। सत्यवती की हत्या और छोटी सानवी का अचानक अगवा इस वेंकाटा एंड चंचुलता फैमिली की दुनिया तोड़ दिया था। वह टूटे हुए थे, एक पल की उम्मीद से भरे हुए, दूसरे पल डरे हुए। दिन घड़ी की तरह बीत रहे थे और अभी तक कोई खबर जो बात और तकलीफ दे थी। किडनैपर जहां पैसे लेने वाले का वादा किया था वहां कभी नहीं आया। वो खामोशी भयावह थी। माँ बाप हर पल सोचते, बच्ची ठीक है, डरी हुई है क्या, क्या उसे हमारी याद आ रही होगी। बुधवार 24 अक्टूबर 2012 शाम को पुलिस की कोशिशें और तेज हो गई। ज़्यादा ऑफिसर्स, आम लोग भी आगे आए। मुंबई से लेकर पेंसिल्वेनिया की सड़कों तक लोग सानवी की सलामती की दुआ मांग रहे थे। पेंसिल्वेनिया की इंडियन कम्युनिटी ने पैसे जमा किए, बैतुल का इनाम रखा किसी भी ऐसी खबर की जो बच्ची या उस केस से जुड़ी हुई को गाड़ी को ढूंढने में मदद कर सके। तभी एक ज़रूरी सुराग मिला। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब रैंसम नोट को गहराई से देखा तो कुछ अजीब नज़र आया। नोट में वेंकाटा और चंचुलता का असली नाम नहीं था, उनके निक नेम लिखे थे। यह बात परिवार को हिला गई। पुलिस भी चौंक गई। यह कोई बाहरी आदमी नहीं हो सकता, यह वही इंसान था जो उन्हें बहुत करीबी से जानता था। तभी कंट्रोल रूम में एक कॉल आई उसी बिल्डिंग के जिम से। जिम का एक कर्मचारी था। उसने बताया जिम के चेक इन काउंटर के पास एक ब्लू बैग पड़ा हुआ मिला है। किसी का नहीं लग रहा है या कोई क्लेम भी करने नहीं आया है इसको, और कोई नंबर भी नहीं लग रहा है। कुछ अजीब है, पुलिस को बुलाओ। पुलिस तुरंत पहुंची। ब्लू बैग उठाई, धीरे धीरे से खोला, अंदर देखा। ऑफिसर के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे सारा खून जिस्म से निकल गया हो। बैग के अंदर सानवी का शरीर निर्जीव था। उसके साथ कुछ छोटे छोटे कपड़े, निजी सामान, सब कुछ कसकर भरा हुआ था। पुलिस ने माँ बाप को खबर दी। जो घर पहले से टूटा हुआ था अब पूरी तरह से बिखर गया था। उनकी इकलौती बेटी चली गई, एक छोटी सी बच्ची जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, जिसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। इतना बेरहमी से ब्लू बैग में लैब भेजी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। सानवी की मौत दम घुटने से हुई थी। बंद बैग में सांस लेने की जगह नहीं थी। उस छोटी सी जान ने घुटन से दम तोड़ दिया। माँ बाप के लिए कुछ भी समझना मुमकिन नहीं था। पहले माँ फिर बेटी, पर पुलिस रुकी नहीं। पुलिस ने पूरी बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज से इस बार फ्रेम बाय फ्रेम देखी। एक ब्लू बैग थी, जो बैग कहीं से आई होगी या कोई लेकर आया होगा, और फुटेज में वो मिला एक आदमी ब्लू बैग लेकर बिल्डिंग से बाहर जाते हुए दिख रहा था। पुलिस ने तुरंत उस आदमी की एक तस्वीर साफ निकाली, माँ बाप के पास भेजी। पूछा, क्या आप इसे पहचानते हो? माँ बाप ने एक पल भी नहीं लगाया। वो आदमी था रघुनंदन यंदामूरी, वही जो उसका दोस्त था, जो उन्हीं की बिल्डिंग में रहता था, जो सानवी का लापता होने पर सबसे आगे बढ़ के पोस्टर बांट रहा था। रघुनंदन कोई अजनबी नहीं था, वो उसी बिल्डिंग में रहता था। फैमिली से उसकी दोस्ती थी, उनके घर आता जाता था, साथ खाना खाता था। आंध्र प्रदेश का था, अमेरिका में आईटी फील्ड में काम करता था। वेंकाटा एंड चंचुलता के साथ उसकी पुरानी जान पहचान भी थी, उनसे मिलता जुलता था, उनके घर आता था, एक मित्रवता रिश्ता था। सानवी के गायब होने के बाद वो उनके साथ खड़ा था, रोता था, पोस्टर बांटता था, पर वो सब नाटक था। पुलिस उसके पास पहुंच गई, तुरंत गिरफ्तार किया, पूछताछ शुरू हुई। पहले वो मुस्कुराता रहा, मुझे कुछ नहीं पता, आप गलत इंसान से बात कर रहे हैं। उसने हर बात को इनकार किया।
उसने कहा पुलिस के कहने का कोई मतलब नहीं समझाता, पर पुलिस के पास तरीके थे। जैसे उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिखाई, वो फुटेज जिसमें वो खुद ब्लू बैग लेकर बिल्डिंग से बाहर जाता दिख रहा था। अचानक उसका चेहरा बदल गया, झूठ का किला धड़ाम से गिर गया। बार बार की पूछताछ में आखिर रघुनंदन टूट गया और जो उसने बताया वो सुनकर हर किसी का दिल दहल जाएगा। सिर्फ उस कमरे में बैठे ऑफिसर्स नहीं, बाद में वो तमाम लोग भी जिन्होंने ये कहानी सुनी। रघुनंदन को जुए की बुरी तरह से लत थी। कैसीनो में बहुत पैसे गंवा चुका था। लगभग पूरी तनख्वाह इस लत में चली जाती थी। उसके फाइनेंशियल सिचुएशंस बहुत बुरी तरह से ख़राब थे और जो बात उसे सबसे ज़्यादा डरा रही थी, उसकी बीवी गर्भवती थी। उसे कुछ नहीं पता था। रघुनंदन ने सब कुछ छुपा रखा था। बाहर से वो बिल्कुल नॉर्मल था, ऑफिस जाता, घर आता, वैसे ही हमेशा जैसे घर के अंदर डर था। हर वक्त जब कोई इधर उधार देने वाला या क्रेडिट कंपनी का कॉल आता तो घबरा जाता, नहीं जानता था क्या करे। एक वक्त उसने सोचा बैंक से लोन लेकर सब चुका दूंगा, कोई नहीं जानेगा, बीबी को भी पता नहीं चलेगा, सब क्वाइटली सेटल हो जाएगा। पर बैंक ने लोन देने से मना कर दिया और अब असली डर आया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर पैसे जल्दी नहीं मिले तो क्या जिनका उधार है वो उनसे ढूंढते हुए घर आ जाएंगे। डरा हुआ था, बेबस था, एक रास्ता ढूंढ रहा था कि तभी रघुनंदन को याद आया कि एक बार चेंचुलता और वेंकाटा ने उसे पार्टी पर बुलाया था। उन्होंने उसे वार्मली ट्रीट किया था। उनका घर अच्छा था, ज़िंदगी कंफर्टेबल लगती थी। उस विजिट में उसने कुछ नोटिस किया था। उनके घर सोना था, कुछ नकद था और चेंचुलता की माँ इंडिया से आई थी। खूब सारे सोने के गहने भी पहने हुए थे। उसी घर को उसने टारगेट बनाया। जिन लोगों ने उसे वार्मली इनवाइट किया था उन्होंने उसे अपने घर बुलाया था। उन्हीं को बाद में पुलिस को उसने बताया। उसका इरादा किसी को मारने का नहीं था, पर उसका प्लान यह था कि बच्ची को उठाऊंगा, रैंसम मांगूंगा और साथ में सोना नगद भी चुराऊंगा, सब डेब्ट चुका दूंगा। बस इतना ही था। रघुनंदन उनके घर पहुंचा। सत्यवती दरवाज़ा खोला। वो मुस्कुराया। मैं रघुनंदन हूँ, आपकी पार्टी में मिला था, मैं भी आंध्र प्रदेश से हूँ। सत्यवती ने भरोसा किया, अंदर आने का न्योता दिया। अंदर आते ही उसने अपना असली रूप दिखाया, धमकी दी, पैसा और सोना मांगा और फिर सानवी को उठाने लगा। सत्यवती ने उसे रोकने की कोशिश करी, बच्ची को नहीं ले जा सकते। झगड़ा हुआ और डर और गुस्से में रघुनंदन ने चाकू निकाला और सत्यवती के गले पर वार कर दिया। वो फर्श पे गिर गई। उसने जल्दी से सानवी को कपड़े में लपेटा, बैग में डाला और भागा। सानवी रोने लगी। उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और भागता रहा। रास्ते में चलते चलते सानवी फिर रोने लगी। रघुनंदन घबरा गया। उसने एक बार फिर उसके मुंह में कपड़ा घुसेड़ा। यह नहीं सोचा, शायद सोचना भी नहीं चाहा कि बच्ची सांस ले पाएगी। बैग उठाए भागता रहा। तभी उसे एहसास हुआ बहुत शांत हो गया है। सानवी की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। वो एक कोने से रुका, बैग खोला और जो देखा उससे वो कांप गया। सानवी सांस नहीं ले रही थी, वो चली गई थी। रैंसम मांगने का अब कोई फायदा नहीं बचा था। घबराहट में उसने बैग जिम के पास छोड़ दिया, यह सोच कि शायद कोई उसे लिंक ना कर पाए, और वो भाग गया। जो किडनैपिंग के लिए पैसे मांगने का प्लान था वो एक ट्रेजेडी में ख़त्म हो गया। जिम के कर्मचारी ने बैग देखी, पुलिस को फ़ोन किया। सीसीटीवी फुटेज ने सब कुछ बता दिया था और रघुनंदन यदुमू जो सानवी के लिए पोस्टर्स बांट रहा था वो हथकड़ियों में था। अब जब ये खबर फैली तो पूरा अमेरिका हिल गया, खासकर पेंसिल्वेनिया की इंडियन कम्युनिटी। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। जिस आदमी को वो जानते थे, जिसे उन्होंने अपने बीच बैठाया, जो उनके साथ खड़ा होकर रो रहा था, वो यह कर सकता है। यह केस हेडलाइंस में छा गया। कम्युनिटी में बहुत दुख था, बहुत गुस्सा और सख्त से सख्त सजा मांगने की मांग की। पूरा ट्रायल चला। नतीजा, रघुनंदन यादमुरी को मौत की सज़ा सुनाई गई। यह पहली बार था जब किसी इंडियन को अमेरिका में डेथ पेनल्टी दी गई हो। पर अमेरिका में डेथ सेंटेंस मिलने के बाद एक्सक्यूशन तुरंत नहीं होती, अपील्स होती हैं, लीगल स्टेप्स होते हैं, गवर्नर्स के फैसले आते हैं। इसमें सालों सालों, कभी कभी दशकों लग जाते हैं। आज भी रघुनंदन डेथ रो पर है, इंतज़ार में। वेंकाटा और
सेंचुलता ने भी कभी नहीं सोचा था, जिस आदमी को उन्होंने अपना दोस्त माना, जिसे पार्टी में बुलाया, जिसने उनके घर पे खाना खाया और उनकी माँ की जान भी ले सकता था, वो उनकी बेटी की भी जान ले सकता था। रंग बदलने में इंसान गिरगिट से बहुत आगे होता है। सत्यवती एक माँ जो अपनी बेटी की मदद करने आई थी, समंदर पार से प्यार लेकर। सानवी एक बच्ची जिसने इस दुनिया को अभी देखा ही नहीं था। दोनों को इंसाफ मिला, पर वो लौट नहीं सक क्राइम की दुनिया। फिर मिलेंगे अगले किसी से केस में साक्ष्यों के साथ में।